at me. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your accounts educator. How's you all? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, बिकॉज सबको बोर्ड्स में क्या करने हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशंस ले सके। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आज हम और आगे पढ़ाई करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कि कंपनी का लेखांकन हम किस तरीके से करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में समझाया था कि एक कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इश्यू कर सकती है। तो एक कंपनी 3 टाइप से अपने शेयर को इश्यू कर सकती थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एक और बात मैंने आपको वहां पर बताई थी कि कंपनी अपने शेयर्स को अब डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है, यानी कि अब शेयर्स को बट्टे पे निर्गमित नहीं किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, सब्सक्रिप्शंस, यानी कि अभिधान। कंपनी के सब्सक्रिप्शन किस टाइप का हो सकता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहेंगे आप, अंडर सब्सक्रिप्शन किससे रिलेटेड होता है, ये सारे कंसेप्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बट जो आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बार वापस मैं कंपनी की डेफिनेशन समझा देती हूँ कि कंपनी क्या है या कंपनी को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो according to Companies Act 2013, a company means a company incorporated or registered under the Companies Act 2013 under any other earlier Companies Act। कि कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से होता है जो कंपनी अधिनियम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में या तो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड यानी कि समामेलित है, या फिर रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, या इससे पहले किसी भी दूसरे कंपनी एक्ट में, एनी अदर अर्लियर एक्ट। क्लियर? तो इन इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट यानी कि संचालित करने के लिए कौन सा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इन इंडिया में कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल किया गया है। बट मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाई है कि कंपनीज एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, बिकॉज इस डेफिनेशन से हमें कंपनी के नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता नहीं चलता है कि कंपनी का नेचर यानी कि उसकी प्रकृति क्या है या वो किस तरीके की विशेषताओं को लिए हुए है। तो चलिए हम एक और कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, इनविजिबल, इंटेंजिबल, वो इनविजिबल है यानी कि ना तो दिखाई देती है, और इंटेंजिबल है यानी कि ना हम उसको छू सकते हैं, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, जिसका एग्जिस्टेंस यानी जिसका अस्तित्व कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कानून की दृष्टि में, इन द आईज ऑफ लॉ, कि सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ना तो वो हमें दिखाई देगी और ना ही हम उसको छू सकते हैं। इसको बनाता भी कौन है, बिकॉज इज आर्टिफिशियल पर्सन, सिंस इज आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम व्यक्ति है। बीइंग द मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी इसको किसने बनाया है, इसको लॉ ने बनाया है। इट्स possess only those properties which the charter of the creation is confers, जो इसका चार्टर इसको प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है which have a common seal and a separate legal existence। एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी अपनी सार्वमुद्रा और पृथक
मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। और कंपनी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी से रिलेटेड थ्योरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको इसके थ्योरिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप बोर्ड में स्कोर अच्छे मार्क्स करेंगे। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का अभिदान। सब्सक्रिप्शन का मतलब कि आपने तो इनवाइट कर दिया लोगों को, पर पब्लिक ने आपके शेयर्स खरीदे या नहीं खरीदे। आप तो मार्केट में लेके चले गए, मेरे पास 1 लाख रुपए शेयर्स हैं, मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स मार्केट में सोल्ड करना चाहता हूं। वो आप चाहते हो, यू वांट टू बी सेल्ड, बट द पब्लिक वांट टू परचेज योर शेयर्स और नॉट। कि जो पब्लिक है वो आपके अंशों को, आपके शेयर्स को खरीदना चाहती भी है या नहीं चाहती है। तो हम जब सब्सक्रिप्शन करते हैं तब हमारे पास में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, आपने कहा आप 1 लाख रुपए के शेयर्स मार्केट में लेके गए, हो सकता है कि 50,000 के ही बिके, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना कि 50,000 शेयर्स ही हैं जो सोल्ड हो गए, कि 50,000 लोग ही आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड थे, बाकी नहीं भी बिके। ऐसा भी तो हो सकता है 1 लाख लेके गए लेकिन मार्केट में तो 2 लाख लोग खड़े थे लाइन लगा करके कि शेयर्स आएंगे और हम खरीदेंगे। तो ऐसे टाइम पे शॉर्टेज हो गई, आप तो 1 लाख ही लेके गए थे जबकि वहां कितने लोग खड़े थे, 2 लाख के। तो जब भी कभी हम शेयर्स इशू करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने जरूर आती है। तो सब्सक्रिप्शन यानी कि अभिदान कितने टाइप्स का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है, मिनिमम, ओवर और अंडर। जिसमें थ्योरिकली आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। फिर से कह रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अंदर, चाहे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, आप थ्योरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं। इन फ्यूचर अगर आप सीए या सीएस करना चाहते हैं, आप बीकॉम भी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछा जाता है। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अधि अभिदान, और अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि लघु। क्या होते हैं ये तीनों अभिदान? चलिए इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। यानी सब्सक्रिप्शन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मिनिमम, ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहला वर्ड दिया गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब न्यूनतम अभिदान। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द टर्म is used to represent the amount of the issue which has to be subscribed, or else has shares can't be issued if being subscribed. मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान से तात्पर्य, यानी मीनिंग क्या है? ऐसे सब्सक्रिप्शन से है यानी कि मिनिमम आपकी इतने शेयर्स आपको सोल्ड करने कंपलसरी हैं। अगर इससे कम शेयर आप सोल्ड कर पाते हो तो आप एक भी शेयर सोल्ड नहीं कर पाओगे। यानी जो थोड़े बहुत भी आपने सोल्ड किए ना, वो भी आपको वापस क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको इतने शेयर्स तो मार्केट में सोल्ड करने ही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, फिर मैं मिनिमम का डायरेक्शन कहाँ से लाऊं मैं कि मेरा मिनिमम कितना मुझे सोल्ड करना कंपलसरी है? तो सेबी ये कहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम ने कंपनीज के लिए कहा गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट टू बी लेस देन 90% ऑफ द इशू अमाउंट। फिर से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितना है? 90% ऑफ इशूड कैपिटल। मतलब अगर मैं मार्केट में गई और मैंने कितने शेयर्स निकाले हैं? 1 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं पब्लिक को,
पब्लिक आए और कितने शेयर्स परचेस करे, 1 लाख शेयर्स। सपोज दैट आपके शेयर्स कितने बिकते हैं, सिर्फ 50,000 शेयर्स ही बिक पाते हैं, जबकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना कह रहा है, 90%, यानी कि आपको कम से कम 90,000 शेयर्स तो मार्केट में बेचने ही बेचने हैं। अगर आप 90,000 शेयर्स मार्केट में नहीं सोल्ड कर पाते हो, आपने सिर्फ कितने सोल्ड किए, 50,000 शेयर्स, तो ये भी सोल्ड नहीं होंगे। आपको ये अमाउंट भी इनको वापस करना पड़ेगा। यानी जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव नहीं कर लेती, न्यूनतम अभिधान को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक कंपनी एक भी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। सपोज दैट अगर इस 90,000 में से वो 89,999 शेयर्स भी सेल कर दे, कितने, 89,999, तब भी वो शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक शेयर उसका अभी भी अनसोल्ड है। तो जब तक आप 90% शेयर सोल्ड नहीं कर देते अपनी इश्यूड कैपिटल का, तब तक आप एक भी शेयर को इश्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको आपके पूरा का पूरा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझनी। कई बार बच्चे न्यूनतम अभिधान और लघु अभिधान या कम अभिधान को एक ही मान लेते हैं। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू द अंडर सब्सक्रिप्शन। नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कि इतना अमाउंट तो आपको रिसीव करना ही करना है। अगर इससे कम आपने किया तो आप एक भी शेयर मार्केट में सोल्ड नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन is the term which used to represent the amount of issue which has to be subscribed, जिसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और else अगर आप नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, the share can't be issued if it being not subscribed। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक भी शेयर्स को सोल्ड नहीं कर सकते मार्केट में जाकर। तो न्यूनतम अभिधान मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कितने परसेंट पर है, 90% पे, कि आप जितना भी इशू करोगे उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना माना गया है, 90%। अदरवाइज आप कभी भी शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर पाएंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ही मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ही सिमिलर कौन सा वर्ड है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब, अंडर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ शेयर्स इज अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ व्हिच एप्लीकेशन हैज बीन इनवाइटेड फॉर द सब्सक्रिप्शन। यानी जितना आपने इनवाइट किया था उससे कम आपको मिला। द एग्जांपल, अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ भी हो सकता है। वही एग्जांपल मैं लेती हूँ। अगर 1 लाख है, 1 लाख में से आपके 50,000 के लिए ही एप्लीकेशंस आए, आवेदन कितने के लिए आए हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 60,000 भी हो सकते हैं, 90,000 भी हो सकते हैं, 99,900 और 99 भी हो सकता है। यानी जितना आपने इनवाइट किया था, आप कितने के लिए इनवाइट कर रहे हो पब्लिक को, 1 लाख। 1 लाख से कम कितना भी आया वो क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर फॉर द एग्जांपल आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है 50,000 का, यानी पब्लिक ने कितने खरीदे, सिर्फ 50, तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। 60 पर भी इशू नहीं कर सकते। 90 और 99 पर आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। आया कंसेप्ट समझ में? अंडर का मतलब तो ये है कि जितना आपने मांगे थे उससे कम जितने भी मिले हैं वो सब किस में आते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन में, कम अभिधान में, कि हमने जितने मांगे उससे कम हमें मिले। पर न्यूनतम अभिधान का मतलब कम से कम 90% आपको मिलना चाहिए, तभी आप शेयर एक्चुअल में क्या कर पाओगे, इश्यू कर पाओगे। आपने 50 बेच दिए, 60 बेच दिए, कोई मतलब नहीं है जब तक आप 90 नहीं बेच रहे हो।
90% ही क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, द सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड is less than the number of work which the have been application were received। कैसे, देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। फॉर एग्जांपल अ कंपनी ऑफर 2 लाख रुपीस, एक कंपनी ने कितने ऑफर किए, देखिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। वो कितने के शेयर सब्सक्राइब करना चाहती है पब्लिक को, 2 लाख रुपीस के। बट द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स ओनली। एप्लीकेशंस किसके लिए रिसीव हुई है, ओनली 1,90,000। In such situation, the allotment will be confirmed of 1,90,000 shares। ऐसे टाइम पे कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। अंडर सब्सक्रिप्शन है पर शेयर अलॉट होंगे, क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपीस का अगर आप 90% निकालते हो वो कितना होता है, 1,80,000 पर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है। अंडर है लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आपने क्या कर लिया, देखो रिसीव कर लिया है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी 1,90,000 रुपीस के शेयर्स को क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है, बिकॉज उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव किया है। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि आपने क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले लिया है या नहीं लिया है। 1,90,000 shares entire shall be made accordingly. However, the start earlier, it must be ensured that the company have received the minimum subscription. The company will have to refund the entire subscription amount received. तो जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको क्या कंफर्म करना है, आपको ये कंफर्म करना है कि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो जितना भी अमाउंट अभी तक आपने रिसीव किया है वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में। मिनिमम का मतलब 90% ऑफ इशूड प्राइस, जबकि अंडर का मतलब लेस देन ऑफ इशू। लेस देन मतलब जितना आपने इशू किया था उससे कम जितना भी मिला वो सब अंडर है। मिनिमम कितने पे आता है, 90% पे। तो दो सिमिलर वर्ड्स थे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। एक और अब अच्छा सा नया वर्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन। इन दोनों से जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट टर्म है ओवर सब्सक्रिप्शन। They are the instance of where when application for more shares of company are received than the offer to the public for the subscription। ऐसा इंसिडेंस, ऐसी घटना जब आपकी जो एप्लीकेशंस है for share of companies receive then the offer, यानी जितना आपने ऑफर किया था उससे ज्यादा क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने बोला मैं 1 लाख ही सोल्ड करना चाहती हूँ, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कितने लोग आपके पास एप्लीकेशन लेकर आ गए, 1,50,000। This usually happen in the respect of issue for well managed and financially strong companies। ऐसी कंपनीज, ऐसी घटना किनके साथ होती है, जो कंपनियां बहुत ज्यादा वेल मैनेज्ड यानी कि जिनका प्रबंध बहुत अच्छा है और जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मार्केट में गुडविल इतनी अच्छी है कि हर कोई उस कंपनी की क्या करना चाहता है, शेयर्स परचेज करना चाहता है। यानी वो वेट करते हैं कि कंपनी शेयर्स निकाले और हम जाके क्या करें, परचेज करें। ऐसे टाइम पे कंपनी कम शेयर्स निकालती है और मांगने वाले क्या होते हैं, यानी खरीदने वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिकतम अभिधान। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपनी का आएगा, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अब आरबीएसई बोर्ड से, ये मान के चलिएगा क्वेश्चन किसका आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब आपके सामने 3
कंडीशंस अवेलेबल रहती हैं, यानी आपके सामने 3 सिचुएशंस होंगी जिसके अंदर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को हैंडल करना होगा। कौन कौन सी होंगी? पहला होगा दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। वो क्या कर सकता है? फर्स्ट कंडीशन को अगर आप पढ़ो, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। वो कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है और कुछ को क्या कर सकता है? पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है। कैसे? 1 लाख के लिए ऑफर दिया कि मैं कितने बेचना चाहता हूं? 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई? 1 लाख और 50,000 के लिए। उसने कहा मैं तो सिर्फ फर्स्ट 1 लाख को क्या करूंगा? इशू करूंगा और 50,000 पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट। अब वो किस बेसिस पे किन 1 लाख को देना चाहता है वो उसकी चॉइस है, यानी उसकी मर्जी हुई, उतनों को उसने एक्सेप्ट कर लिया और बाकियों को पूरा का पूरा क्या कर दिया? रिजेक्ट। क्योंकि वो इशू तो 1 लाख ही कर सकता है। जब उसने अपने प्रोस्पेक्टस में अपने विवरण में 1 लाख शेयर्स के लिए कहा है तो 1 लाख एक भी इशू नहीं करेगा, यानी वो ये नहीं कहेगा एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो शेयर्स बढ़ा दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अगर उसने 1 लाख का ऑफर किया है तो उसको सोल्ड तो कितने करने हैं? 1 लाख ही करने हैं। तो ऐसे में वो कुछ एप्लीकेशंस को अमाउंट दे देगा और कुछ को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। सेकंड कंसेप्ट होता है प्रो डाटा, अनुपातिक रूप से, कि जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 4 शेयर दे दिए, किसी ने 3 मांगे थे उसको मैंने 2 दे दिए, यानी मैंने सबको रिजेक्ट नहीं किया पर जितने उसने मांगे थे उससे मैंने कम दिए, वो कहलाता है प्रो डाटा। प्रो डाटा की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। देन थर्ड सिचुएशन क्या है? दे कैन अडॉप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो चाहे तो स्टार्टिंग के दोनों अल्टरनेटिव्स को क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है, यानी कि कुछ को तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ को उसने रिजेक्ट कर दिया और कुछ को उसने प्रो डाटा यानी अनुपातिक रूप से शेयर्स दे दिए। Which happens to the most of common course adopted in practice. Mostly थर्ड वाले को ही चूज किया जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 110% किस कंडीशंस का आएगा? थर्ड वाली कंडीशंस का। आया समझ में? तो चलिए आज मैं सिर्फ आपको पहली कंडीशन को समझाती हूँ। आज सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन समझ रहे हैं? दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। तो सबसे पहली कंडीशन को अगर अब हाँ समझते हैं तो फर्स्ट कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की। व्हेन डायरेक्टर इज डिसाइड टू फुल्ली एक्सेप्ट, जब कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया है? फुल्ली एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। The application money is received on the rejected application is fully refunded. जो एप्लीकेशन मनी आपने क्या की है? रिजेक्ट कर दिए हैं, उनकी जो एप्लीकेशन मनी है वो आप पूरी की पूरी क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। बट ऑब्वियस बात है, आपने किसी को कोई चीज नहीं बेची तो उसने जो एडवांस दिया है उसको वापस तो लौटाना पड़ेगा ना, या अपने पास रख लोगे? नहीं रख सकते। तो जो अमाउंट आप रिजेक्ट कर देंगे, जो एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर देंगे, उसका अमाउंट हम क्या करेंगे? उनको वापस रिफंड कर देंगे। तो क्वेश्चन को रीड करें, क्या एग्जांपल आपको कह रहा है? एग्जांपल से समझिए इस कंडीशन को। फॉर द एग्जांपल, अ कंपनी इनवाइट अ एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। एक कंपनी कितने शेयर्स के लिए आपको इनवाइट कर रही है? 20,000 शेयर्स के लिए, यानी वो कितने शेयर्स मार्केट में सोल्ड करना चाहती है? वो मार्केट में 20,000 शेयर्स को सोल्ड करना चाहती है। They received the application for 25,000 शेयर्स, जबकि कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितने की आ गई है? 25। देखिए मेरे पास सीट्स तो 20,000 ही है, जबकि लोग कितने आ गए हैं? 25,000। ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा? 5,000 को वेकेंट रहना पड़ेगा ना, पोस्ट ही नहीं है।
प्रोसेसिंग दी है ना कि हम 20,000 ही सोल्ड कर सकते हैं, एप्लीकेशन आ गई 25 की, तो डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया? द डायरेक्टर डिसाइड द 5,000 एप्लीकेशन वर एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट नंबर्स इज रिफंडेड। उनको क्या कर दो आप? रिफंड कर दो। द एप्लीकेशन मनी इन फुल। In this case, the journal entries on application and allotment will be as follows. ऐसे टाइम पे हम journal entries क्या करेंगे? अब suppose that मैं यहाँ ये कह देती हूँ कि वो सारा का सारा अमाउंट अगर एप्लीकेशन पे ही ले रहा है, अगर वो कंप्लीट अमाउंट किस पे ले रहा है आपसे? कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे लेता है, चलो कुछ अलॉटमेंट पे लेता है। यहाँ देखो इसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट कहाँ पे ले रहा है, तो मैं यहाँ आपको ये कहती हूँ कि शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपीस है? 1 शेयर की 10 रुपीस। एक्सपायरी इशू कर रहा है, एप्लीकेशन पे ले रहा था 5 रुपीस और अलॉटमेंट में भी कितने रुपीस ले रहा था वो? 5 रुपीस। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे कि एप्लीकेशन पे उसने 5 रुपीस ले रहे हैं आपसे और अलॉटमेंट पर भी कितने रुपीस ले रहा है वो आपसे? 5 रुपीस। तो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व, अब जनरल एंट्रीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है। मैं यहाँ एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। एप्लीकेशंस आई कितने के लिए है? एप्लीकेशंस आई है 25,000 शेयर्स के लिए। अलॉट कितने शेयर करने हैं आपको? 20,000। रिजेक्ट कितने कर रहे हैं आप? 5,000। एप्लीकेशन पर कितने रुपए लेंगे हम? 5 रुपीस और अलॉटमेंट पर भी कितने रुपीस जाएंगे? 5 रुपीस। तो सबसे पहली एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। क्या जनरल एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की? बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। जब हम एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे तब हमारे पास कितने शेयर्स आएंगे? एप्लीकेशन रिसीव ऑन 25,000 शेयर्स। तभी तो आपको पता चला ना कि 25,000 लोगों ने आपके पास अप्लाई किया है एट 5 रुपीस पर शेयर। एक शेयर पे कितने रुपीस मिल रहे थे आपको? 5 रुपीस। मल्टीप्लाई कीजिए, 25,000 शेयर्स है, एक शेयर पे आपने 5 रुपीस लिए, कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,25,000। आपके पास एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? 1,25,000। नॉर्मल एंट्री, अभी तक हम ऐसे ही एंट्रीज करते आ रहे थे। अब नेक्स्ट एंट्री को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि उसमें क्या चेंजेस होंगे जब आप शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे। तब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो क्या होगा? डेबिट। और कितने से होगा? 1,25,000 से टू शेयर कैपिटल। और टू, मैंने एक एंट्री आपको बताई थी रिफंड करने की, टू बैंक अकाउंट। अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कितनों की हुई? 20,000 शेयर होल्डर्स की। तो 20,000 शेयर होल्डर्स को आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो? 5 रुपीस के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस तो उनके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। बैंक में जो रिजेक्टेड पर्सन्स थे, कितने लोगों को आपने रिजेक्ट कर दिया था? आपने 5,000 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। तो 5,000 लोगों को कितने रुपीस वापस जाने हैं? 5 रुपीस, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस पे की थी? 5 रुपीस। तो
रिजेक्ट। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस थी इज रिफंड, उनको आपने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया है। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस वाली एंट्री को आपको समझने की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एप्लीकेशन आई थी 25,000 की, आपने एप्लीकेशन मनी कितने पे लिया था? 25,000 पे 5 रुपीज से। तो टोटल जो 1,25,000 का आपके पास अमाउंट आया था, इसमें से आपने शेयर जितने अलॉट किए हैं वही कैपिटल में जाएंगे। तो आपने शेयर अलॉट कितने किए थे? आपने शेयर सिर्फ 20,000 अलॉट किए थे। तो कैपिटल में अमाउंट कितने से जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 1 लाख रुपीस। और जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी थी वो पूरी की पूरी बैंक से एज इट इज रिफंड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट एंट्री, जब आप अलॉटमेंट ड्यू और रिसीव करेंगे तब आप क्या जनरल एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की? शेयर allotment account debit to share capital account। अब ये कितने शेयर्स पे जाएगा? देखिए जितने शेयर्स आपने अपने पास रखे हैं सिर्फ उन्हीं पे अलॉटमेंट मांगा जाएगा। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीस। being allotment money due। जब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being allotment money received। तो कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? आज मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का सिर्फ फर्स्ट कंडीशनल समझाई है, जिसके अंदर आपके पास क्या ऑप्शन था? इसके अंदर आपके पास ऑप्शन था कि आपने कुछ एप्लीकेशन को रिसीव किया और कुछ को एज इट इज क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ये जनरल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है और कौन सा अमाउंट अपने पास में सेव करके रखना है और कौन सा अमाउंट आपको बैंक के थ्रू रिजेक्ट करना है। ये वो टॉपिक है जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में अगर कंपनी अकाउंट का प्रैक्टिकल आएगा तो ये 110% की श्योरिटी है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का ही आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बाकी दो टॉपिक आपको समझाऊंगी कि अगर आप प्रो डाटा के थ्रू अलॉटमेंट करते हैं तो प्रो डाटा क्या होता है और उसके थ्रू अलॉटमेंट्स कैसे किए जाते हैं, और दोनों को मर्ज करके यानी कि आज और कल वाली क्लास को मर्ज करके जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए आज वाले कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए ताकि मैं उनको सॉल्व कर पाऊं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। इसी तरीके से मन लगा करके पढ़िए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Thank you so much.